हम लोग बात करने जा रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। तो यहाँ पे राज्य शब्द का मतलब प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से है, मुख्यतः इन्हीं से है, और ये आर्टिकल 12 में दिया हुआ है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको डीपीएसपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो क्या किया जा रहा है, डायरेक्ट किया जा रहा है। किसको बताया जा रहा है, किसको निर्देश दिया जा रहा है? राज्य सरकार और मतलब प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को निर्देश दिया जा रहा है। किस बारे में निर्देश है? कि जब भी आप अपनी नीतियां बनाओ, जब भी आप कोई भी नीतियां बनाओ, तो जो भी चीजें डीपीएसपी में दे रखा है उसको प्राथमिकता पे रखो। तो डीपीएसपी में क्या क्या चीजें हैं, जैसे वेज हो गया, लिविंग वेज, मजदूरी, जैसे काम हो गया, जैसे राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, और महिलाओं से संबंधित चीजें हो गई, एससी एसटी से संबंधित चीजें हो गई। तो इन सबको प्राथमिकता पे रखो, ठीक है। तो संविधान सभा में जब डिबेट हो रही थी तो कहा गया कि कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो राज्यों के लिए और केंद्र के लिए मार्गदर्शक का काम कर सके, गाइडिंग लाइट का काम कर सके, ठीक है। इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लाया गया। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मनरेगा है। मनरेगा क्या करता है? 100 दिन के काम को कंपल्सरी देता है। गांव साइड में आप मनरेगा के तहत अगर काम मांगने जाओगे तो 100 दिन का कंपल्सरी काम आपको मिलेगा, ठीक है, असंगठित क्षेत्र में, ठीक है। तो ये मनरेगा कहां से आया? ये मनरेगा आया आर्टिकल 43 से, क्योंकि आर्टिकल 43 क्या करता है? कहता है कि एक लिविंग वेज होना चाहिए। और सेम आर्टिकल 41 क्या कहता है? राइट टू वर्क कहता है। उसी तरह से मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया, एक मैटरनिटी बेनिफिट महिलाओं के लिए, वो कहां से? आर्टिकल 42 से आया। तो आप देख रहे हैं जो भी कानून बन रहा है केंद्र स्तर पे या राज्य स्तर पे, वो सब कहीं ना कहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल नीति निर्देशक तत्व से प्रभावित है, ठीक है। और संविधान सभा और जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे और बाबा साहब, सबका ये सपना था कि डीपीएसपी एक तरह से मार्गदर्शन का काम करे, और जो भी सरकारें आए वो इसमें जो सिद्धांत दे रखे हैं, जो इसमें तत्व दे रखे हैं, उनसे हिले ना, उसी में फॉलो करते रहे। तो ये बेसिक उसका वो था, कॉन्सेप्ट था। और बहुत सारे, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की लिए बात चल रही है, क्योंकि संविधान में दे रखा है ना आर्टिकल 44, नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में दे रखा है, ठीक है। अब बात हो रही है कि इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि जब से संविधान बना है, जब से लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 से पूरी तरह से, तब से इसको मतलब अभी तक लागू नहीं किया गया, क्योंकि ये गैर न्याय संगत है। भले गैर न्याय संगत है, लेकिन इसको लागू किया जा सकता है, क्योंकि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया, मनरेगा एक्ट है, ऐसे बहुत सारी चीजें आई जो मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो न्याय संगत तो है, लेकिन उसको केंद्र सरकार, राज्य सरकार कानून बना करके पारित कर सकते हैं, कानून बना करके लागू कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज क्या है कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करता है देश के अंदर। सामाजिक आर्थिक न्याय को स्थापित करता है देश के अंदर। क्यों सामाजिक आर्थिक न्याय? क्योंकि देखो, जैसे राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार, तो ये आपको कौन देता है? मनरेगा देता है। कहां से आया? आर्टिकल 41, 43 से आया, ठीक है। तो ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करता है, सामाजिक आर्थिक न्याय को स्थापित करता है। जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में आया, ये छुट्टियां दी जाती है 42 हफ्तों की, तो वो भी कहां से आया? यहीं से आया, डीपीएसपी से आया। कल्याणकारी राज्य की बात करता है, किसकी बात करता है? कल्याणकारी राज्य। ये सवाल आता है कि कौन सा पार्ट है संविधान का जो कल्याणकारी राज्य बनाने की तरफ अग्रसर होता है, या वो बात करता है कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए? तो डीपीएसपी की बात करता है। जैसे 39A है, फ्री लीगल एड की बात करता है, फ्री लीगल एड, ठीक है। आर्टिकल 40 है, विलेज पंचायतों की बात करता है, ठीक। इस तरह से चीजें हैं। और ये कहां से लिया गया? आयरिश की संविधान, आयरलैंड का संविधान से लिया गया है। तो आयरलैंड में 1870 से लेकर के वहां वो चला होता है, स्ट्रगल चला होता है। आयरलैंड में होम रूल लीग मूवमेंट चल रहा होता है। होम रूल लीग जो हमारे यहाँ चलता है, जो चलाती हैं, वो आयरलैंड के
इसी मूवमेंट से प्रभावित होता है। आयरलैंड में मूवमेंट चला था होम रूल लीग का, ठीक है। वहां जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खत्म होता है तो वहां के नेताओं ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात की थी पहले, सबसे पहले। वहीं से हमारे लोग, जो हमारे क्रांतिकारी लोग हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन लोगों ने इस बात को रखा संविधान सभा में कि हमारे यहाँ भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल होना चाहिए। अब बाबा साहब ने इसको इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, इसको भी संविधान में डाला, ठीक है। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था, उसमें एक प्रोविजन डाला गया, ठीक है, प्रोविजन डाला गया। और ये प्रोविजन है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का, जिसको बोलते हैं हिंदी निर्देशों का साधन, निर्देशों का साधन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है राज्यों को, प्रोविंसेस को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि इन इन चीजों को फॉलो किया जाए। तो उसका जो कंटेंट है डीपीएसपी काफी हद तक यहां से लिया गया है, काफी हद तक भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये कहां से कहां डाला गया? 36 से 51 डाला गया, आर्टिकल 36 से 51 पार्ट 4 में, ठीक है, पार्ट 4 में। इससे पहले पार्ट में क्या फंडामेंटल राइट है 12 से 35, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, पार्ट 4A में क्या है आगे? फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये क्या होता है? फंडामेंटल इन गवर्नेंस। तो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या? फंडामेंटल इन गवर्नेंस है। ये कुछ मौलिक बातों को बताता है जो शासन करने में हमको हेल्प करती है, जो शासन करने में मदद करती है। और ये सामाजिक आर्थिक न्याय को भी स्थापित करती है, सामाजिक आर्थिक न्याय और लोकतंत्र को स्थापित, सामाजिक आर्थिक न्याय और लोकतंत्र को स्थापित करती है, मतलब सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड जस्टिस को स्टैब्लिश करती है। उसके बाद कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि जैसे केसी बियर ने बोला था डीपीएसपी क्या है? मैनिफेस्टेशन ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशन है। ये हमारी अभिव्यक्ति है कि हम भविष्य में जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, ये हमारी अभिव्यक्ति है। तो डीपीएसपी ने क्या बोला कि अभिव्यक्ति है, लक्ष्यों की अभिव्यक्ति है जो हम भविष्य में पाना चाहते हैं, ठीक है। ग्रैंडविल ऑस्टिन ने बोला था कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब संविधान की आत्मा है, कंसाइंस मतलब संविधान की आत्मा है। एलएम सिंघवी पंचायती राज व्यवस्था के लिए एलएम सिंघवी कमेटी बनाई गई थी। एलएम सिंघवी ने बोला था कि लाइफ गिविंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जीवन देने, जो इसमें कुछ प्रावधान ऐसे जो जीवन देने के बराबर है, ऐसे प्रावधान है। लाइफ गिविंग प्रोविजंस है, लाइफ गिविंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लाइफ गिविंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में जो डीपीएसपी में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो जीवन देने योग्य के बराबर है। केटी चार ने बोला था डीपीएसपी इज अ चेक ऑन अ बैंक पेएबल एट द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक। ये एक ऐसे बैंक का चेक है जो सुविधा अनुसार ही पे किया जाएगा, सुविधा अनुसार ही पे किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे राइट टू वर्क बोला गया है, राइट टू वर्क बोला गया है। अब राइट टू वर्क में मनरेगा तो आ गया ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, लेकिन शहरी क्षेत्रों के लिए तो नहीं है। या मनरेगा तो सिर्फ असंगठित क्षेत्रों के लिए, संगठित क्षेत्रों के लिए नहीं है। तो राइट टू वर्क हम हर किसी को काम चाहिए, हर किसी को जॉब चाहिए, लेकिन हर किसी को दे नहीं सकते, सरकार हर किसी को दे नहीं सकती। तो इसीलिए बोला है कि लाइक ए चेक ऑन अ बैंक पेएबल एट कन्वीनियंस ऑफ बैंक। भविष्य में देश इतनी तरक्की कर लेगा, ठीक है, हम भी डेवलप्ड हो जाएंगे अमेरिका की तरह, कनाडा की तरह, तो हम भी हो सकता है कि हम लोगों को जॉब दें, गारंटी मतलब गारंटी दे कि हम आपको जॉब देंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है कन्वीनियंस ऑफ द बैंक के हिसाब से ही पे किया जाएगा। आवर जेमिंग्स ने बोला था कि पायस एस्पिरेशन ऑफ नॉबल सोल, पवित्र आत्माओं की ये लक्ष्य है, पवित्र आत्माओं का लक्ष्य है। डीपीएसपी क्या है? पवित्र आत्माओं का लक्ष्य है। नसरुद्दीन ने क्या बोला कि ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, मतलब कि जैसे ही 31 दिसंबर को रात पे हम लोग कसम खाते हैं कि कल से ये काम नहीं करेंगे, बुरा काम नहीं करेंगे, जो भी नहीं करेंगे, लेकिन वो फिर दूसरे दिन से वो ब्रेक हो जाता है। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरह है। नसरुद्दीन ने बोला कि ये कुछ जो इसमें ऑब्जेक्टिव जो दे रखे हैं या डीपीएसपी में जो चीज दे रखी है वो कुछ इस तरह है कि वो हम अगले मतलब कुछ दिनों में ही उसको ब्रेक कर देंगे, वो हम कर नहीं पाएंगे। क्योंकि जब देश आजाद हो रहा था तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, हम बहुत ज्यादा कर्जे में थे, हम बहुत गरीब थे, ठीक है। इस वजह से
सरकार इन लोगों को डाउट था कि सरकार इस डीपीएसपी को लागू ना कर पाए, इसलिए इसको न्यू ईयर रेजोल्यूशन बोला गया, न्यू ईयर रेजोल्यूशन बोला गया। बी.आर. अम्बेडकर साहब ने क्या बोला कि नॉवल फीचर है, बहुत ही यूनिक विशेषता है, ये बहुत यूनिक विशेषता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया है। अब आर्टिकल पढ़ेंगे। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राइटिंग प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनके अनुच्छेदों को हम लोग पढ़ेंगे, शॉर्ट में इसको डीपीएसपी बोलते हैं। जब इन अनुच्छेदों को हम लोग पढ़ते हैं तो इस समझ में आता है कि इन अनुच्छेदों को हम समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी विचारधाराओं के आधार पर हम लोग बांट सकते हैं, क्योंकि इन तीनों विचारधाराओं का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा जो है हमारे संविधान सभा में जो लोग उपस्थित थे, जिन्होंने हेल्प करी संविधान बनाने में। समाजवादी विचारधारा ऐसे क्योंकि भारत के अंदर गरीबी बहुत थी, और समाजवादी विचारधारा गरीबों की बात करता है, काम के बारे में बात करता है, रोजगार के बारे में बात करता है, इन सारी चीजों के बारे में समाजवादी विचारधारा बात करता है, ताकि आर्थिक असमानता कम हो सके। जो गांधीवादी विचारधारा है वो गांव के बारे में बात करता है, नशा मुक्ति के बारे में बात करता है, उसके बाद जो है पशुपालन के बारे में बात करता है, गांव को मजबूत करने के बारे में बात करता है, गौ हत्या रोकने की बात करता है, के बारे में बात करता है। तो इन सब चीजों पे बात करता है। तो आपको जब आप पढ़ेंगे डीपीएसपी को तो समझ में आएगा कि इस तरह से इन अनुच्छेदों को बांटा गया है। ये पढ़ने के लिए है, खाली समझने के लिए। और उदारवादी बौद्धिक जो विचारधारा है उससे क्या चीज है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, संविधान के अंदर जोड़ा गया है। एनवायरमेंट के बारे में बहुत बात होने लगी है कि पर्यावरण को बचाना है। तो ये सारी कैसी विचारधारा है, ये सारी उदार बौद्धिक विचारधारा है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे जैसे समाजवादी विचारधारा। ठीक है, तो आर्टिकल 38 क्या बोलते हैं, आर्थिक असमानता कम करना, आर्थिक असमानता कम करना। आर्टिकल 39 ठीक है, समान वेतन। अब इसको ऐसे याद कर सकते हैं। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, काम का अधिकार। अगर काम का अधिकार होगा तो क्या होगा, हमको मजदूरी मिलेगी। अगर काम का अधिकार होगा तो हमको मजदूरी मिलेगी, मजदूरी समान मजदूरी मिलेगी या समान वेतन मिलेगा। ठीक है, और उससे आर्थिक असमानता कम होगी। तो आर्टिकल 41, 43 एंड 38, 39, 38, 39, 43, 44 ये तीनों पार्ट है समाजवादी विचारधारा का। ठीक है, और फिर हम गांधीवादी विचारधारा बात करते हैं तो 40 पंचायत, विलेज पंचायत, गांव में पंचायत को मजबूत करना है। 46 जो गरीब लोग हैं, खासकर एससी एसटी उनको प्रोटेक्शन देना, उनको संरक्षण देना है। ठीक है, 47 हमने बताया पोषण। फिर 48 क्या है, पशुपालन। ठीक है, तो विलेज को मजबूत करना है, विलेज पंचायत को मजबूत करना है, एससी एसटी को संरक्षण देना है, गरीबों को संरक्षण देना है, पोषण प्रोवाइड करना है, जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है इसको इम्प्रूव करना है। फिर एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन को बढ़ावा देना है, गौ हत्या रोकनी है। इन सब चीजों पर बात किया गांधीवादी विचारधारा ने, और उसको इंक्लूड किया गया इसके अंदर, डीपीएसपी के अंदर। फिर उदार बौद्धिक विचारधारा, हमने बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, समान आचार संहिता के बारे में बात करता है। 48 से इन्वायरमेंट के बारे में बात करता है, पर्यावरण के बारे में बात करता है। और 49 विरासत, जो विरासत है हमारी, जैसे जो जिन्होंने यहाँ पे रूल किया, चाहे मुगल हो गए, चाहे ब्रिटिशर्स हो गए, जिन्होंने रूल किया, जो चीज यहाँ पे छोड़ के गए, ठीक है, बिल्डिंग्स, इमारतें, उनको संरक्षण देना है। इसके बाद अब संशोधन क्या क्या हुआ है, डीपीएसपी में संशोधन 4 बार हुआ है। डीपीएसपी में संशोधन 4 बार हुआ है। तो पहली बार संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, इंदिरा गांधी जी के टाइम में हुआ, और बहुत बड़े स्तर का बदलाव हुआ संविधान के अंदर, जिसको हम लोग मिनी संविधान बोलते हैं। तो 39 से 43 से और 48 से, इसमें दोनों के में 4 का फर्क है, इसके में दोनों में 5 का फर्क है। ऐसे ही मतलब रीजनिंग बना करके, कुछ पैटर्न बना करके चीजें याद की जाती हैं। तो इसका जो शॉर्टकट है फ्री वर्कर फॉर इन्वायरमेंट। हमने इसलिए
इंग्लिश में ट्रिक बनाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में ट्रिक बनाना आसान होता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनता है। फ्री वर्कर फॉर एनवायरमेंट, फ्री लीगल एड, 39 में क्या है, फ्री लीगल एड, 39 से फ्री लीगल एड। 43 ए वर्कर फॉर वर्कर इन मैनेजमेंट, वर्कर इन मैनेजमेंट, फ्री वर्कर फॉर एनवायरमेंट। अगर ये याद रहा तो लग जाएगा 39 से, 43 से, 48 से, ठीक है। और 48 से मतलब इन्वायरमेंट, पर्यावरण के बारे में दे रखा है। फिर हम आते हैं 44वें संविधान संशोधन में, 44वें संविधान संशोधन में आते हैं। तो इसमें याद करो, राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया और जोड़ दिया गया किसमें, आर्टिकल 301 में जोड़ दिया गया, 300 ए में जोड़ दिया गया, आर्टिकल 300 ए में जोड़ दिया गया, ठीक है। जब इससे पहले क्या था, 44 से पहले क्या था कि संपत्ति का अधिकार था। अगर संपत्ति का अधिकार होगा तो लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार तो संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पास 100 बीघा जमीन है, ठीक है, तो और सरकार अगर कहे कि भैया कि भूमि दान करो, ग्राम दान करो, जो चल रहा था मूवमेंट, ठीक है, विनोबा भावे द्वारा चल रहा था मूवमेंट, नहीं कर सकते दान, हम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि मेरा अधिकार है। तो 44 संविधान संशोधन से क्या किया गया, उसको खत्म कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को ही खत्म कर दिया गया और उसको आर्टिकल 301 में डाल करके लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है, कि वो वैधानिक अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं है। तो इससे क्या हुआ, आर्टिकल 38A में बदलाव आया, इसके तहत आर्टिकल 38 में बदलाव आया। तो मतलब आर्थिक असमानता कम हुई, क्योंकि अगर लोगों का जमीन पे अधिकार खत्म हो जाएगा, मौलिक अधिकार खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा कि आर्थिक असमानता कम होगी, आर्थिक असमानता कम होगी, गरीब और गरीब नहीं होगा, अमीर और अमीर नहीं होगा। इसीलिए 44वां संविधान संशोधन आया। इसमें राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया ताकि आर्थिक असमानता, आर्थिक समानता हो सके, आर्थिक समानता आ सके, ठीक है, आर्थिक जस्टिस या इसको बोलते हैं आर्थिक न्याय स्थापित किया जा सके। इसके बाद 86वां संविधान संशोधन, अगर इसे 42 से 44 को जोड़ दो, 42 44 छोड़ दो, कितना आ जाएगा, जोड़ दो कितना, 86 आ जाएगा, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन को अगर ध्यान से देखा जाए तो हम लोग जब मौलिक कर्तव्य पढ़ रहे थे, मौलिक कर्तव्य पढ़ रहे थे, तो उसमें पढ़ा था कि उसमें 11 कर्तव्य थे, ठीक है, 51A का के जोड़ा गया था, याद करो। उसी तरह से आर्टिकल 21A को जोड़ा गया था। आर्टिकल 21A में क्या था, 86वें संविधान संशोधन से शिक्षा का अधिकार आया, आर्टिकल 21A जोड़ दिया गया। किसको अधिकार मिला, 6 से 14 साल के बच्चों को, हमने कहा था 86, 8 और 6 जोड़ दो 14 हो जाएगा, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया। जब बच्चे को अधिकार दिया गया एक तरफ, तो किसी ना किसी का दायित्व होगा ना, किसकी दायित्व होगा, शिक्षा देने का दायित्व होगा। तो वो दायित्व किसको दिया गया, पेरेंट्स को दिया गया। तो कहां पे जोड़ा गया, 51A के, जो ये बात कर रहे थे, तो आर्टिकल 51A के में जोड़ दिया गया कि मौलिक कर्तव्य है पेरेंट्स का कि अपने बच्चों को शिक्षा दें। और तीसरी जगह, अब एक तरफ पेरेंट्स जो बच्चे को शिक्षा देने के लिए तत्पर है, बच्चा शिक्षा देने के लिए तत्पर है, अब क्या होगा कि राज्य की भी तो कोई दायित्व होगा, राज्य की तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो राज्य को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई आर्टिकल सेम संविधान संशोधन से आर्टिकल 45 की विषय वस्तु में बदलाव किया गया कि भाई पेरेंट्स बच्चे को भेजेंगे कहाँ पे शिक्षा लेने के लिए, तो एक अच्छा स्कूल भी होना चाहिए, एक अच्छा स्कूल होगा, अच्छे टीचर्स होंगे, क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी, तभी बच्चा स्कूल में पढ़ाई कर पाएगा, ठीक है। तो 86वें संविधान संशोधन से 3 जगह बदलाव किए गए हैं, ठीक है, मौलिक कर्तव्य में 51A के, मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21A, और तीसरा नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 45, ठीक। अब ये पूरा हो गया। इसके बाद आर्टिकल 43B, आर्टिकल 43B बोर्ड जोड़ा गया 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। इसमें क्या है 43B में, कोऑपरेटिव्स है, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। अब हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे, ट्रिक से पढ़ेंगे, पार्ट में थोड़ा डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि आसानी से याद हो जाए। पहला है वी लव पीसी, डब्ल्यू मतलब वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों का जन कल्याण, जन कल्याण, जन कल्याण, ठीक है।
वेलफेयर ऑफ द पीपल, और आर्थिक असमानता कम करना, आर्थिक असमानता कम करना। जो आर्थिक असमानता वाला जो कम करने वाला जो जोड़ा गया है वो कहाँ से जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, जिससे राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया था। ठीक है। ई फॉर इक्वल पे, समान वेतन। ठीक है। एल लव मतलब एल फॉर लीगल, लीगल एड। ठीक है। मुफ्त कानूनी सहायता। अगर हम गरीब हैं और हमारे पास कोई केस हुआ, अगर हम उस केस को लड़ नहीं सकते तो सरकार हमको एक वकील दे देगा, सरकारी वकील इसको बोलते हैं। पीसी मतलब पंचायत, पीसी मतलब पंचायत, वी लव पीसी। तो 38, 39 एंड 40 ये 4 आर्टिकल इससे हो जाएगा, वी लव पीसी। ठीक है। फिर वर्क मैटर्स फॉर इंडस्ट्रीज वेज। वर्क मैटर्स फॉर इंडस्ट्रीज वेज। वर्क मतलब राइट टू वर्क, वर्क मतलब राइट टू वर्क, मैटर्स मतलब मैटरनिटी रिलीफ। ठीक है। प्रसूति उपचार। ठीक है। वर्क मतलब होगा राइट टू वर्क, मैटर्स मतलब हो गया मैटरनिटी रिलीफ। फॉर इंडस्ट्रीज वेज, इंडस्ट्रीज वेज, इंडस्ट्री में काम करो तो वेज मिलेगा, मजदूरी मिलेगी, उसको बोलेंगे निर्वाह मजदूरी, लिविंग वेज, निर्वाह मजदूरी या लिविंग वेज। वर्क मैटर्स फॉर इंडस्ट्रीज वेज। इसके बाद विद एम्प्लॉइज कॉपरेशन, विद एम्प्लॉइज कॉपरेशन, अगर एम्प्लॉय कॉपरेट नहीं करेगा तो उसको वेज नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये इस तरह से कीवर्ड बना करके आप याद कर सकते हैं। एम्प्लॉय मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय, पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय या वर्कर। ठीक है। ये 43A विद कॉपरेशन मतलब कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव को बढ़ावा देना। हमने पढ़ा कि 43 भी किसे जोड़ा गया? 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 97 से जोड़ा गया, 86 से जोड़ा गया, और जितने ए वाले सब 86 से जोड़े गए हैं। 39A, 43A एंड 48A। 48A में क्या है? एनवायरमेंट। इसके बाद यूनिवर्सल चाइल्ड प्रोटेक्शन, यूनिवर्सल चाइल्ड प्रोटेक्शन। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, वी लव पीसी एक पार्ट हो गया। वर्क मैटर्स फॉर इंडस्ट्रीज वेज विद एम्प्लॉयज कॉर्पोरेशन, यूनिवर्सल चाइल्ड प्रोटेक्शन, अलग अलग करके याद कर सकते हैं। यूनिवर्सल मतलब क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान आचार संहिता। चाइल्ड में हमने बताया आर्टिकल 45 में बदलाव किया गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या बदलाव किया गया? उसके वजह से बदलाव किया गया ताकि सरकार शिक्षा मतलब शिक्षा देने के लिए स्कूल वगैरह बना सके। तो आर्टिकल 45। फिर 46 में क्या? प्रोटेक्शन ऑफ SC/STs, प्रोटेक्शन ऑफ SC/STs। फिर न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल इज मोनूमेंटल, मोनूमेंटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, मोनूमेंटल का मतलब इंपॉर्टेंस होता है इंग्लिश में। न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल इज मोनूमेंटल। न्यूट्रिशन में क्या होगा? पोषण के मतलब लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को बढ़ावा देना है, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को बढ़ावा देना है, मतलब पोषण को बढ़ावा देना है। आर्टिकल 47। फिर एनिमल हस्बेंड्री, आर्टिकल 48, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन या गौ हत्या को रोकना, सब आर्टिकल 48 में दे रखा है। मोनूमेंटल मतलब मोनूमेंट्स, जो विरासत है, ताजमहल वगैरह, उनको प्रोटेक्ट करना है, सरकार का दायित्व है। इसके बाद 2 आर्टिकल और हैं, एक है 50, ठीक है। तो 50 मतलब 50-50 मतलब 2 चीजों को बांटा जा रहा है ना, 50-50, ठीक है, बांटा जा रहा है। तो क्या किसको बांटा जा रहा है? जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को बांटा जा रहा है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को बांटा जा रहा है, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव को, न्यायपालिका और कार्यपालिका को बांटा जा रहा है आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका को बांटा जा रहा है। उसको आर्टिकल 51 में पीस, आर्टिकल 1 में क्या है? पीस है। आर्टिकल 51 में क्या है? पीस है। आर्टिकल 51 में पीस है, शांति, अंतरराष्ट्रीय स्तर की शांति। तो ये हो गया।